नमस्कार। कंटिन्यूअस सीरीज़ में मीन की कैलकुलेशन के बाद हम आते हैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन किस तरह से निकाला जा सकता है। तो जब किसी ग्रुप के दो या दो से अधिक भागों के अलग अलग अरिथमेटिक मीन तथा उन भागों में पदों की संख्या ज्ञात हो, मतलब अलग अलग भागों में हमको यदि उनका ग्रुप दो अलग अलग एक ग्रुप में जो अलग अलग हैं उनका अरिथमेटिक मीन हमको पता है, पदों की संख्या यदि हमको ज्ञात है, तो उसकी सहायता से हम पूरे समूह का अरिथमेटिक मीन ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं। x1 जो अरिथमेटिक मीन के लिए x बार जो यूज़ किया जाता है, तो x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 प्लस x3 बार n3 डैश डैश मतलब x बार n और n इस तरह से, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n। तो इस तरह से हम n जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स है। तो यहाँ पर हम जो x बार 1 x2 बार x3 बार इस तरह से जो है ये है सारा अरिथमेटिक मीन है, और n1 n2 n3 जो है वो पदों की संख्या है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसके द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि एक मूंग की वैरायटी है विग्ना रेडिएटा। इसकी दो किस्में हैं जिनका हमको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो उसके लिए हमको ये दे रखा है प्रॉब्लम कि दो वैरायटी है, पूसा सावनी और पूसा बैसाखी, और जिसकी हमको पैदावार दे रखी है पर एकड़ और खेतों की संख्या दे रखी है। तो पूसा सावनी की जो पैदावार है वो 10 क्विंटल पर एकड़ है, और पूसा बैसाखी की जो पैदावार है वो 12 क्विंटल पर एकड़ है। और खेतों की संख्या जो है पूसा सावनी में 250 और पूसा बैसाखी में 200। तो इस तरह से ये हमको जो प्रॉब्लम दे रखी है, यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको 250 खेत और 200 खेत इसकी वो दे रखी है हमको पैदावार। अब इन दोनों की सामूहिक हमको कंबाइंड मीन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमको फॉर्मूला दे रखा है x1 बार n प्लस x2 बार n2, दो ही दे रखे हैं हमको, ज़्यादा है नहीं, इसलिए x1n और x2 n1 and n2। तो यहाँ पर n1 और n2 को प्लस करेंगे और x1 बार इंटू n1 ये किया, मतलब 10 इंटू 250 प्लस 12 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 250 प्लस 200। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करके और हम दोनों तरह की जो वैरायटी है मूंग की उनकी पैदावार का मीन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो कैलकुलेशन की जाती है उसको हम कहते हैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। तो हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है कि जो हम मीन के लिए इतना मेथड और ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसके क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं, कि क्या फ़ायदे हैं हमको। तो इसके जो यूजेस हैं, तो वो यूजेस तो ये हैं कि जो सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेथड है ये, उसमें जो वेरिएबल्स हमको दिए होते हैं उनका जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल या मॉडरेटली एसिमेट्रिकल या इक्वल उनका वेटेज होता है। और ये जो एवरेज है इससे हम मतलब इनके द्वारा हम एवरेज इनकम, एवरेज प्राइस, एवरेज हाइट, एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज वेट, इस तरह से हम काफ़ी सारी मेज़र में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये खाली क्वांटिटेटिव फिनोमिना में यूज़ किया जाता है। इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले मेरिट्स में आते हैं हम। तो मेरिट्स हैं इसकी इजी कैलकुलेशन। तो अरिथमेटिक मीन की जो है वो सबसे सरल और आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और सबसे आसानी से समझ सकते हैं।
फिर दूसरा सभी मूल्यों पर आधारित होती है। तो अरिथमेटिक मीन जो समानांतर जो श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होती है। फिर इसकी निश्चित संख्या, समानांतर माध्य एक निश्चित संख्या होती है जिस पर समय, स्थान और व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्रेणी वो कोई सी भी हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज़ हो या कंटिन्यूअस सीरीज़ हो या इंडिविजुअल सीरीज़ हो, जिस भी क्रम में लिखा जाता है उसमें उसमें समानांतर माध्य में कोई अंतर नहीं होगा। हम किसी भी श्रेणी मतलब किसी भी उससे कैलकुलेशन करेंगे तो समानांतर माध्य में कोई अंतर नहीं होगा। स्थिरता, समानांतर माध्य पर प्रतिचयन के परिवर्तनों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। मतलब फ्लक्चुएशन, सैम्पलिंग की जो फ्लक्चुएशन है उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। फिर इसकी जो अलजेब्रिक विवेचना है, तो समानांतर माध्य के अंदर अनेक बीजगणितीय अलजेब्रिक गुण होते हैं। इसी कारण से इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इसका पर्याप्त उपयोग किया जाता है। क्रमबद्धता और समूहीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अरिथमेटिक मीन में मीडियन की भांति, मीडियन अभी आगे हम देखेंगे, वहाँ पर हमको मीडियन में हमको समूह बनाने पड़ते हैं। तो वहाँ पर मीडियन की भांति श्रेणी को क्रमबद्ध या व्यवस्थित करना या फिर मोड की भांति हमको सामूहिकरण की आवश्यकता नहीं होती है, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर जो टिपिकल वैल्यू, वेरिएबल की जो टिपिकल वैल्यू है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनकी बैलेंसिंग, इनकी जो वैल्यू है वो दोनों, इसकी दोनों साइडों पर रखी जाती है। फिर अलजेब्रिक प्रॉब्लम, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है इसकी। इसके बाद इसके जो दोष हैं वो क्या क्या हैं, तो श्रेणी के चरम मूल्यों का प्रभाव। अरिथमेटिक मीन की गणना में श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है, अतः इसकी गणना में बहुत बड़े और बहुत छोटे मूल्यों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हैं, जैसे 3 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 10, 50 और 120 हैं और इनकी जो अरिथमेटिक मीन है वो 60 होगा, परंतु जो अरिथमेटिक मीन प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एक विद्यार्थी के प्राप्तांक बहुत कम होने के कारण समानांतर माध्य बहुत कम हो गया है। एक विद्यार्थी के प्राप्तांक केवल 10 ही हैं और एक के 120 है, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इतना कम होने के कारण मीन वैल्यू बहुत कम हो गई है। तो मतलब जो कहना चाहिए कि हम एक्चुअल स्थिति पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल की नहीं बता पाते हैं। फिर भ्रमात्मक निष्कर्ष, कि कभी कभी समानांतर माध्य से जो निष्कर्ष निकलते हैं वो थोड़ा भ्रम पैदा करते हैं। हास्यास्पद परिणाम, तो जो अरिथमेटिक मीन के द्वारा कभी कभी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कुछ हास्यास्पद होती है, मतलब जिसकी वैल्यू मानने योग्य नहीं होती है। जैसे किसी जंगल में 7 समूह में मृगों की संख्या, जो हिरण है उनकी संख्या 46 है और 7 समूह में है और उनकी संख्या 46 है। अब यदि उनका मीन निकाला जाए तो प्रत्येक समूह में मृगों की संख्या तो 6.5 होगी। अब 6.5 को किस तरह से माना जाए, हिरण तो 6.5 हो नहीं सकते। तो इस तरह से ये 0.5 का जो मतलब है, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं निकलता है। काल्पनिक संख्या, तो अरिथमेटिक मीन ऐसा माना जाता है कि जो श्रेणी की संपूर्ण संख्या में मौजूद ही नहीं होती है। जैसे 4 है, 9 है, 20 है, इनका समानांतर माध्य 11 है, जो श्रेणी के बाहर मूल्य होने के कारण उसके किसी भी मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
इसके बाद अनुपयुक्तता की अनुपात और प्रतिशत आदि का अध्ययन करने के लिए इनका अरिथमेटिक मीन उपयुक्त नहीं है। श्रेणी की आकृति से समानांतर माध्य ज्ञात करना संभव नहीं है। जिस प्रकार श्रेणी की आवृत्ति को देख के मोड या मीडियन का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार से अरिथमेटिक मीन का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। गणना संबंधी कठिनाई समानांतर माध्य सभी मूल्यों पर आधारित होता है, इसलिए एक भी मूल्य की यदि अनुपस्थिति है तो इसकी गणना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से ये समानांतर माध्य की कुछ जो डीमेरिट्स हैं कि जैसे 0.5 में आंसर आ रहा है और जिसको कि 0.5 में हम कर ही नहीं सकते हैं, तो इस तरह से जैसे कोई पॉट्स हैं तो पॉट्स को हम 0.5 में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो डीमेरिट्स भी हैं इसकी, और कुछ काफ़ी सारी मेरिट्स भी हैं कि ये कई जगह का एवरेज निकालने में मदद करता है, और सभी जितनी भी इसमें पद हैं उन सभी का बराबर बराबर वेटेज दिया जाता है। बीजगणितीय विवेचना है, इसकी स्थिरता है, इसमें फ्लक्चुएशन, सैम्पलिंग में जो फ्लक्चुएशन होती है, बायोलॉजिकल डाटास के अंदर मतलब बायोलॉजिकल सैम्पलिंग के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है उस फ्लक्चुएशन का इतना महत्व यहाँ पर, उसका फ्लक्चुएशन से कोई परिवर्तन, मीन में इतना परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से अरिथमेटिक मीन के काफ़ी सारी मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी है। तो ये मीन की कैलकुलेशन, अरिथमेटिक मीन की सभी सीरीज़ में सभी तरह से उसकी कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद हमको जो देखना है वो है मोड और मीडियन, तो वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।